तो प्यारे बच्चों, जो हमारा प्राचीन भारत है उसमें गार्गी, अपाला, मैत्री ऐसी महान विदुषियां हुई हैं जिनका कोई जवाब नहीं। वेदवती एक ऐसी बेटी आपके जैसी जिसे चारों वेद कंठस्थ थे, जो पूरे विश्व में उसके सामने जीत सकता था। गार्गी जिसने 23 दिनों तक लगातार आदि शंकराचार्य जो दुनिया के सबसे बड़े विद्वानों में जिनका नाम है, उनसे 23 दिन तक लगातार शास्त्र किया, तर्क वितर्क किया। ऐसी महान विदुषियां हमारे देश। आदरणीय आर्य समाज के प्रधान जी, उप प्रधान जी, प्राचार्य महोदय, शिक्षिकाएं एवं प्यारे बच्चों, आज गणतंत्र दिवस है और आप सभी को गणतंत्र दिवस की ढेर सारी शुभकामनाएं। बच्चों, गणतंत्र दिवस का अर्थ क्या है? गण का तंत्र, यानी कि हमारे देश का कोई राजा नहीं होगा, या राजा होगा तो मनोनीत नहीं होगा, निर्वाचित होगा, गणों का तंत्र होगा। यानी कि हम कुछ सदस्य यहां से अपने क्षेत्र से भेजेंगे असेंबली को, विधायक भेजेंगे चुन करके, वोट दे करके सांसद भेजेंगे, एक गण बनाएंगे और वो समूह, वो गण हमारा प्रधानमंत्री और हमारे राष्ट्रपति को चुनेगा और वो हम पर शासन करेगा। कोई एक व्यक्ति किसी की बकौती बन के देश नहीं रहे। ये है गणतंत्र का अर्थ। ठीक है बच्चों, तो आप लोगों को भी बड़े होकर वोट देना है और देश को गणतंत्र बनाए रखना है। और भारत गणतंत्र कब हुआ? 1950 में हुआ। 15 अगस्त 1947 में जब देश अंग्रेजों से स्वतंत्र हुआ तो 2 साल 11 महीने और 18 दिन लगे देश का नया संविधान लिखने में। और जब वो संविधान लागू हुआ तब हमारा देश गणतंत्र बना, यानी कि लोकतंत्र स्थापित हुआ। क्या इससे पहले लोकतंत्र नहीं था? इससे पहले अंग्रेजों का शासन था, ब्रिटिश इंडिया, लोकतंत्र नहीं था उस समय। उससे पहले भारत अनेक राज्यों में विभाजित था। कहीं पे मुगल थे, कहीं पे खिलजी थे, कहीं पे निजाम थे, कहीं पे राजपूत थे, कहीं पे मराठा थे, कहीं पे सिख थे। हमारा जो देश है इसका नाम भारत क्यों पड़ा? आप जानते हैं? कोई बच्चा बताएगा इस देश का नाम भारत क्यों है? कोई बच्चा? हमारे देश में आज से लगभग 8000 वर्ष पूर्व राजा दुष्यंत और माता शकुंतला के बेटे भरत हुए, राजा भरत, जिन्होंने संपूर्ण भारत को एक अखंड राष्ट्र बनाया था। यहां से लेके अफगानिस्तान, पाकिस्तान, बांग्लादेश, मालदीव, म्यांमार, ये सब भारत में ही था। और वो इतने तेजस्वी थे कि उन्हीं के नाम पे इस देश का नाम भारत पड़ा। और बच्चों, उनके 7 लड़के थे, 7 पुत्र थे। किसी भी पुत्र को उन्होंने अपना उत्तराधिकारी नहीं बनाया, क्योंकि हमारे देश में लोकतांत्रिक व्यवस्था उस समय भी थी और बहुत प्राचीन काल से चली आ रही है। उनका जो उत्तराधिकारी बना वो भूमन्यु, उसका नाम भूमन्यु था, एक मंत्री का बेटा था। क्योंकि जो उस समय हमारे देश की जो परंपरा थी, जो व्यवस्था थी, वो राजा अपनी मनमर्जी से किसी को भी राजा नहीं बना सकता था, जो हमारी प्राचीन परंपरा चली आ रही थी। मंत्रीगण इकट्ठा होते थे, अधिकारीगण इकट्ठा होते थे, उस राज्य के बुद्धिजीवी इकट्ठा होते थे और सब मिल करके इलेक्टेड करते थे कि कौन अगला उत्तराधिकारी बनेगा, कौन युवराज बनेगा। फिर युवराज नियुक्त किया जाता था और युवराज नियुक्त होने के पश्चात उसका चाल चलन कई वर्षों तक देखा जाता था। उसके बाद जब राजा स्वेच्छा से राज्य त्यागते थे तब वह राज करता था। तो ये व्यवस्था हमारी बहुत प्राचीन काल से चली आ रही है। बीच में डिस्टर्ब हो गया था जब विदेशी आताताई इस देश में आए, मोहम्मद बिन कासिम आया, बाबर आया, लोधी आए, खिलजी आए, मोहम्मद गजनवी आया, अंग्रेज आया। तो ये सब लोग आए, हमारे देश को गुलाम बनाए, तो व्यवस्थाएं डिस्टर्ब हुई। 26 जनवरी 1950 में पुनः भारत गणराज्य बना और हम सब भारतवासी प्रेम मोहब्बत से
इस देश में रह रहे हैं और आगे भी हम लोगों को इस देश को पुनः एक अखंड राष्ट्र बनाना है, पुनः देश को विश्व गुरु बनाना है। नालंदा तक्षशिला की बात हुई थी, नालंदा और तक्षशिला जो विश्व की सबसे बड़ी यूनिवर्सिटी है, सबसे बड़े विश्वविद्यालय थे भारत में ही है, तो पुनः भारत को विश्व गुरु बनाना है। ऐसा कार्य हम लोगों को करना है। आज नारी सशक्तिकरण की भी बात हुई थी अपने इस कार्यक्रमों में। तो प्यारे बच्चों, जो हमारा प्राचीन भारत है उसमें गार्गी, अपाला, मैत्री ऐसी महान विदुषियां हुई हैं जिनका कोई जवाब नहीं। वेदवती एक ऐसी बेटी आपके जैसी जिसे चारों वेद कंठस्थ थे, जो पूरे विश्व में उसके सामने वेद के आगे कोई नहीं उस शासन उससे जीत सकता था। गार्गी जिसने 23 दिनों तक लगातार, आदि शंकराचार्य जो दुनिया के सबसे बड़े विद्वानों में जिनका नाम है, उनसे 23 दिन तक लगातार शासन किया, तर्क वितर्क किया। ऐसी महान विदुषियां हमारे देश में हुई। आप सबको गर्व होना चाहिए अपने देश की प्राचीन संस्कृति पे, भारतीय सनातन संस्कृति पे गर्व होना चाहिए और आपको भी वैसा ही बनना है। जब हमारा देश गुलाम हुआ खिलजियों का, मुगलों का, तो मुगल बादशाह हुए जलालुद्दीन मोहम्मद अकबर, जिनको पढ़ाया जाता है कि वो एक महान राजा थे, जिनको महान की उपाधि दी गई है भारत में। ये दुर्भाग्य है। मध्य प्रदेश में एक छोटा सा जिला है जबलपुर, जैसा कि पहला एक छोटा सा जिला वो भी पहाड़ी क्षेत्र है। वहां की रानी थी रानी दुर्गावती। छोटी थी, उनका विवाह हो गया था 17 साल की उम्र में। विवाह हुआ 2 साल बाद उनके पति की मृत्यु हो गई। इतनी योग्य थी, इतनी बहादुर थी कि मंत्रीगणों ने कहा कि ये रानी यही राजपाट संभालेंगी, क्योंकि उनका बेटा केवल 2-3 साल का था। 2 साल की शादी हुई थी, तो बेटा उनका शायद साल भर ही रहा होगा। और उनके बादशाह अकबर पत्र लेकर के भेजते हैं कि रानी दुर्गावती अपना ये राज हमारे नाम कर दो, बदले में तुमको हम कुछ पद दे देंगे। रानी दुर्गावती पत्र लिख करके भेजती हैं, जलालुद्दीन मोहम्मद अकबर जी, यदि मेरा राजपाट आपको बहुत प्यारा है तो आकर के एक बार मुझसे द्वंद्व युद्ध कर लीजिए। अगर आप जीते तो मेरा राजपाट आपका, और मैं जीती तो दोबारा इधर आंख उठा के मत देखना। ऐसा जब पत्र पढ़ा अकबर ने, तो अकबर तलवार लेके ऐसे उठे कि अभी हम जाते हैं और दुर्गावती को बताते हैं। तो उनके मंत्रीगण समझाए कि भैया जाइएगा नहीं, वरना वापस नहीं आएंगे आप, वो शेरनी है, आप जैसे 10 को उठा के पटक देंगे। तो फिर अकबर महोदय जो है कुर्सी पे बैठे, तो सोचा, बोले कि 10,000 फौज लेके जाओ और उसको बंदी बना के यहाँ लेकर आओ। अपने जो उनके सेनापति थे उनसे बोले, तो उनका सेनापति 10,000 की फौज लेके जबलपुर गया। और जब जबलपुर गया तो रानी के पास मात्र 2,000 सैनिक थे, और रानी ने डट के मुकाबला किया और एक ही दिन में उसके 3,000 सैनिक मार डाले और बाकी के 7,000 सैनिक किसी प्रकार की जान बचा के भागे। इतनी बहादुर थी रानी दुर्गावती। आप उन्हीं की संतान हैं और आपको भी वैसा ही बहादुर बनना है और इस देश के लिए लड़ना है, देश को बचाना है, संघर्ष करना है। रानी लक्ष्मीबाई की बात तो सबने सुनी होगी ना, कैसे लड़ती थी वो? अपनी पीठ पर अपने बच्चे को बांध लेती थी, मुंह से लगाम पकड़ती थी और दोनों हाथ से तलवार पकड़ती थी और इस देश की लड़ती थी ना। आप भी उन्हीं की संतान हैं। उनके बारे में सुना होगा सबने। उनकी सेविका थी झलकारी बाई, जिनको लोग पूछते हैं ना साईं बाबा के नाम से, बहुत से लोग, आप लोगों में बहुत से लोग पूछते हो। उसका नाम चांद मियां था और वो मुखबरी कर दिया था इनकी अंग्रेजों से कि लक्ष्मीबाई महल में इस समय आराम कर रही हैं, और अचानक से जो है अंग्रेजों ने धावा बोल दिया, उन पर हमला कर दिया अचानक से, और कोई तैयार नहीं था युद्ध के लिए। तो जो उनकी सेविका थी झलकारी बाई, उसने रानी से कहा कि रानी आप यहाँ से निकल जाइए, क्योंकि आप बचेंगे तो देश बचेगा, राज्य बचेगा। कुछ मैच में गड़बड़ी है।
तो रानी लक्ष्मीबाई वहां से निकली और रानी को बचाने के लिए जो झलकारी बाई उसकी सेविका थी, वो देखने में कुछ रानी जैसी थी, उसने रानी का गेटअप तुरंत बनाया और जैसे रानी दोनों हाथों में तलवार लेकर लड़ती थी वैसे ही वो लड़ने लगी। और जैसे वो अपने बच्चों को पीठ से बांध लेती थी तो सेविका झलकारी बाई ने अपनी पीठ से बारूद को बांध लिया जैसे कि बच्चा बांधे हो, और अंग्रेजों से वो युद्ध लड़ने लगी। बहुत देर तक, जब तक, क्योंकि वो गर्भवती थी इसलिए बहुत समय तक नहीं लड़ सकती थी। जब तक उसने देखा कि रानी निकल गई है राजमहल से तब तक वो लड़ती रही, और जब वो नहीं लड़ पाई तो उसने उसी बारूद से अपने आप को उड़ा लिया और जितने भी अंग्रेजों को मार सकती थी मार दिया। उसका पति भी घायल पड़ा हुआ था, कोने में छिप गया था घायल होने के कारण। ये सब देख करके उसका पति भी बाहर निकल आया, फिर उसने भी लड़ते लड़ते अपनी जान दे दी। किसके लिए? इस देश के लिए। तो ऐसी ऐसी वीरांगनाएं हमारे देश में हुई जिनका इतिहास में नाम भी सब जगह दर्ज नहीं है। आप जिस विद्यालय में पढ़ रही हैं आर्य समाज का विद्यालय है। आर्य समाज ने इस देश में जितने भी क्रांतिकारी जिन्होंने अंग्रेजों से फाइट करी उसमें 80% से अधिक क्रांतिकारी आर्य समाज के ही थे। एक नाम नीरा आर्या का आता जो आर्य समाज से बहुत प्रेरित थी। उनके पति थे श्रीकांत रंजन दास, जो कि अंग्रेजों में सीआईडी जो होता है, सीआईडी ऑफिसर होते हैं, वो सीआईडी वो बहुत ज्यादा अंग्रेजों के प्रशंसक थे। और नीरा आर्या जो कि आर्य समाज की विचारका थी, तो वो बहुत आर्य समाज से प्रेरित थी, तो उनकी बनती नहीं थी। नीरा आर्या क्रांतिकारी विचारधारा की थी और वो क्रांति के लिए सुभाष चंद्र बोस से जाके मिल गई और सुभाष चंद्र बोस के साथ में आजाद हिंद फौज में भर्ती होकर के देश की आजादी की लड़ाई लड़ने लगी। और इन लोगों ने मिलकर कई छोटे छोटे राज्य जैसे कि अंडमान निकोबार वगैरह को स्वतंत्र भी करा दिया था अंग्रेजों से। और जो नीरा आर्या थी, प्यारे बच्चों, आपको जान के बहुत हैरानी होगी, अंग्रेजों ने जो उनके सीआईडी ऑफिसर थे श्रीकांत रंजन दास, जो नीरा आर्या के पति थे, उन्होंने कहा, अंग्रेजों ने उनको भेजा कि सुभाष चंद्र बोस को मार करके आओ, तुम्हें मारना। और जब वो मारने के लिए पहुंचे हैं सुभाष चंद्र बोस को, श्रीकांत रंजन दास जो नीरा आर्या के पति थे, और उस समय उनकी सुरक्षा में नीरा आर्या ही तैनात थी, सुभाष चंद्र बोस की सुरक्षा में। सुभाष चंद्र बोस तो आप जानते हो ना, नाम सुना है ना। तो सुभाष चंद्र बोस की सुरक्षा में नीरा आर्या तैनात थी और नीरा आर्या ने देख करके, जान करके भी अपने पति को गोली मार के उड़ा दिया, क्योंकि वो सुभाष चंद्र बोस को मारने आ रहा है। ऐसी वीरांगनाओं की आप संतान, इतना बड़ा त्याग, इतना बड़ा बलिदान दुनिया में किसी भी देश में, किसी भी संप्रदाय में इस तरह की वीरांगनाएं आपको देखने को नहीं मिलेंगी। ये भारत देश की एकमात्र ऐसा देश है जहां पे स्वतंत्र रूप से महिलाएं, आप जैसी बेटियां शासन करती थी, क्रांति करती थी, देश के दुश्मनों से लड़ती थी, खुद को कुर्बान कर देती थी, अपने परिवार को कुर्बान कर देती थी इस देश के लिए। केवल भारत देश ही ऐसा है। और भारतीय संस्कृति, सभ्यता, सनातन सभ्यता संस्कृति ही एकमात्र ऐसी संस्कृति है जहां पर ऐसी वीरांगनाएं हुई हैं, ऐसी विदुषी हुई हैं, जिसको हम बहुत आगे समझते हैं। यूरोप, अमेरिका, यहाँ पे महिलाओं को बिछड़ कह करके जिंदा जला दिया जाता था। आज भी बहुत सारे देश ऐसे हैं जहां पे एक पुरुष 4 शादियां कर सकता है। भारत में भी कर सकता है, मुस्लिम पर्सनल लॉ के तहत एक पुरुष 4 शादियां कर सकता है, स्त्री नहीं कर सकती। स्त्री को अधिकार नहीं, स्त्री को तलाक देने का भी अधिकार नहीं। इसलिए प्यारे बच्चों, इस देश के लिए संघर्ष करना है और भी बेहतर। जो हमारा देश कट गया है हमारे से, पाकिस्तान, बांग्लादेश, अफगानिस्तान, मालदीव, देखिए मालदीव आज हम लोग, आज लेटेस्ट न्यूज 1 महीने पहले तक की कि वो हम लोग के विरुद्ध बोल रहा है, छोटा सा देश आग उगल रहा है। आज पाकिस्तान में छोटी छोटी बच्चियां, 13-14 साल की बच्चियों को पकड़ लिया जाता है, उनका जबरदस्ती निकाह करवा दिया जाता है, मतनाता करवा दिया जाता है।
वो हमारा ही देश है और वो हमारे ही लोग हैं, भारतीय ही थे वो। 15 अगस्त 1947 से पहले तक वो भारतीय ही कहलाते थे। आज वो अलग देश हो गया, अलग लोग हो गए और आज भी महिलाओं पे नाना प्रकार के अत्याचार हो रहे हैं। इसके लिए हमको पुनः संघर्ष करना होगा और आप सभी बेटियां इसके लिए तैयार है ना? करेंगे ना देश के लिए संघर्ष? सब लोग देश को बेहतर बनाएंगे। जो नीरा आर्या ने अपने पति को मार दिया था सुभाष चंद्र बोस को बचाने के लिए, उस नीरा आर्या को जब अंग्रेजों ने पकड़ा, उसमें नाना प्रकार के अत्याचार किए, उसकी छाती भी काट दी गई। और जब देश स्वतंत्र हो गया, जब देश स्वतंत्र हो गया तो उस नीरा आर्या ने कभी सरकार से ये नहीं कहा कि हमको सुविधाएं दीजिए, हमको पैसा दीजिए, हमको पेंशन दीजिए। उसने कुछ नहीं मांगा। उसने कहा ये मेरा फर्ज था, जो कुछ मैंने किया ये मेरा धर्म था। देश की रक्षा करना, देश के लिए बलिदान देना, ये सब हमारा धर्म है, फर्ज है। जब देश स्वतंत्र हो गया तो उसने मंदिर के बाहर, एक मंदिर के बाहर फूल बेच करके, फूलों को बेच करके, निसहाय, ना ससुराल वाले ना मैके वाले, निसहाय उसने जीवन जिया, फूल बेच करके अपना बाकी का शेष जीवन बिताया। और उसने कभी किसी सरकार से कुछ नहीं मांगा कि हमको कुछ सहायता मिलनी चाहिए, कुछ धन मिलना चाहिए, कुछ पेंशन मिलनी चाहिए। तो ये निस्वार्थ सेवा, निस्वार्थ सेवा भारतीय नारियों ने की है, भारतीय पुरुषों ने की है। यही निस्वार्थ सेवा को हमको आगे बढ़ाना है और इस देश को और आगे और बेहतर बनाना है। प्यारे बच्चों, इसी के साथ मैं अपनी वाणी को विराम दूंगा। एक बार आप सभी लोग जोर से बोलेंगे, भारत माता की वंदे वंदे वंदे। और राम जन्मभूमि मंदिर की प्राण प्रतिष्ठा हुई, एक बहुत बड़े संघर्ष के बाद इसकी चर्चा भी हुई। मर्यादा पुरुषोत्तम श्री रामचंद्र जो थे वो बहुत ही मर्यादित जीवन थे। बच्चों शांत हो जाओ प्लीज, बच्चों शांत। बहुत ही मर्यादित जीवन वो जिए थे, उसी प्रकार का जीवन हमको भी जीना। उनको उनकी मूर्ति बना के पूजा करना वो एक अलग विषय है, उसमें मैं नहीं बोलूंगा। पर वो जैसा जीवन जिए थे, जैसी माता सीता जीवन जी, वैसा ही जीवन हम लोगों को जी करके इस देश को पुनः विश्व गुरु बनाना है। यही एकमात्र रास्ता, दूसरा कोई रास्ता विकल्प ना द्वितीय पंथा अस्ति, दूसरा कोई विकल्प नहीं। भारत माता की वंदे, जय श्री राम। धन्यवाद। अभी करण जी ने अपने विचार व्यक्त किए।